हेलो एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड, संघ की कार्यपालिका से संबंधित हम लोग बातें करेंगे। तो आइए देखा जाए संघ की कार्यपालिका। और संघ के कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन और यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, इनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। बट सबसे पहले हम लोग एग्जीक्यूटिव से संबंधित हमारे यहाँ जो शासन की व्यवस्था है, संसदात्मक शासन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव का एक रूप है, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। प्रेसिडेंट के बारे में जो बातें की गई है, ये प्रेसिडेंट के बारे में व्यवस्था है इंडियन आर्टिकल 52। अंडर दिस आर्टिकल प्रेसिडेंट जो पोस्ट है ये टॉप मोस्ट पोस्ट है। भारत के संविधान में सबसे बड़ा पद है, सर्वोच्च पद है हमारे संविधान में राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में इसकी चर्चा है, सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग यहां पर जो बातें करेंगे। दरअसल देखा जाए तो जो शासन का रूप डिसाइड होता है वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों के बीच संबंधों पर। तो कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध कैसे हैं, उसी आधार पर शासन डिसाइड होता है, सुनिश्चित होता है कौन सा शासन है। जैसे सामान्यतः हम देखें तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, लोकतांत्रिक देशों में, इस समय लोकतंत्र का आप देख ही रहे हैं, पूरे विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का महत्व बढ़ रहा है और लोकतंत्र के तरफ विभिन्न देश ज्यादा ही उन्मुख हो रहे हैं। उसमें हम देखें तो इसी आधार पर डिसाइड होते हैं, जो मैंने बताया, कार्यपालिका विधायिका के संबंधों के आधार पर। जैसे हम देखें तो कार्यपालिका और विधायिका में संबंध की बात करें तो कुछ ऐसे भी शासन हैं जो दोनों में संबंधों को ध्यान दें तो एक दूसरे से सेपरेट है, बिल्कुल एक दूसरे से पृथक है। और इस तरह की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं किसमें? अध्यक्षात्मक शासन। तो ये अध्यक्षात्मक सरकार होता है, ये अध्यक्षात्मक शासन या अध्यक्षात्मक सरकार। प्रेसिडेंशियल रूल या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। तो नंबर फर्स्ट आपने देखा, सामान्यतः हम देखें ऑल ओवर वर्ल्ड में तो सामान्यतः देखें तो एक तो ये हो गया अध्यक्षात्मक और दूसरा हो गया ये संसदात्मक शासन। संसदात्मक शासन यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। सामान्यतः देखा जाए तो दो प्रकार के, और किस आधार पर ये डिसाइड होते हैं उनके हम लोग बातें करें। अध्यक्षात्मक में देखा जाए तो विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। फ्रांस के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स थे। तो फ्रांस के जो राजनीतिक चिंतक थे उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। ये थे मॉन्टेस्क्यू।
और मॉन्टेस्क्यू जो फ्रांस के राजनीतिक चिंतक थे, ये फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर्स यानी फ्रांस के राजनीतिक चिंतक थे। फ्रांस के राजनीतिक चिंतक, पॉलिटिकल थिंकर्स। तो फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर्स मॉन्टेस्क्यू जो थे, इनका प्रिंसिपल था सेपरेशन ऑफ पावर। इनका प्रिंसिपल था शक्ति का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण। तो इनका प्रिंसिपल सेपरेशन ऑफ पावर, इनका प्रिंसिपल था सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये इनका प्रिंसिपल था शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। और मॉन्टेस्क्यू जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया, एक प्रिंसिपल दिया, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, पूरी तरह से इसको अडॉप्ट किया, इसको ग्रहण किया था किसने? यूएसए ने। और यही कारण है कि यूएसए में जो मैंने संबंधों की बात किया, कार्यपालिका और विधायिका संबंध दोनों की बात किया जाए तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है, एक दूसरे से अलग है। अर्थात यूएसए में यह व्यवस्था है प्रेसिडेंशियल अध्यक्षात्मक। यूएसए में देखा जाए तो संपूर्ण शक्तियां एक पद में पाई जाती हैं, राष्ट्रपति पद में संपूर्ण कार्यकारी शक्तियां। और इस प्रकार से देखा जाए तो यूएसए की जो कार्यपालिका एक्सिक्यूटिव होती है, वो लेजिस्लेचर विधानमंडल यानी पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं। यूएसए में पार्लियामेंट संसद को कांग्रेस कहा जाता है। तो यूएसए की जो कार्यपालिका होती है, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो कार्यपालिका एक्सिक्यूटिव होती है, वो वहां की कांग्रेस के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। आगे देखें तो इन्हीं कारणों से उसका फिक्स टर्म होता है। संसदात्मक में क्या होता है? संसदात्मक में जो होता है वो लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव दोनों में क्लोज रिलेशन होता है। ये कैसे? एक्सिक्यूटिव का मेंबर बनने के लिए, कार्यपालिका का सदस्य होने के लिए विधायिका का सदस्य होना आवश्यक है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो संसदात्मक का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मिलेगा इंग्लैंड, और हमारे भारत में भी देख लिया जाए तो व्यवस्था क्या है। भारत में जो व्यवस्था दिया गया है वो इस तरह से है कि कार्यपालिका का सदस्य होने के लिए संसद का सदस्य, विधायिका का सदस्य होना आवश्यक है। मंत्री पद के लिए मंत्री होना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री मंत्री परिषद का सदस्य होना है, तो संसद का सदस्य होना आवश्यक है। यानी संसद के सदस्य नहीं होंगे तो मंत्री अधिकतम 6 महीना, उसके बाद मंत्री नहीं रह पाएंगे। अधिकतम 6 मंथ के लास्ट डे, अंतिम जो दिवस होगा, ऑटोमेटिकली स्वतः मंत्री पद वैकेंट, रिक्त माना गया है भारत के संविधान के अनुसार। यानी हमारे यहां संसदात्मक व्यवस्था है। संसदात्मक में क्या है कि मंत्री होने के लिए, कार्यपालिका का सदस्य होने के लिए विधायिका संसद का सदस्य होना आवश्यक है। यानी संसद के सदस्य ही मंत्री परिषद में जाते हैं। अगर संसद के सदस्य नहीं, लोकसभा या राज्यसभा किसी सदन के सदस्य नहीं, तो मंत्री नहीं। बिना सदस्यता के मंत्री होंगे तो अधिकतम 6 महीने। अर्थात यह व्यवस्था दिया गया है कि विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंतर्गत आप संसद की सदस्यता प्राप्त कर लें, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर लें। सदस्यता नहीं तो मंत्री पद नहीं। इसका मतलब हुआ कि संसद के ही सदस्य कार्यपालिका मंत्री परिषद में जाते हैं। इसका मतलब यह भी हुआ कि मंत्री परिषद और विधायिका यानी संसद दोनों में क्लोज रिलेशन है, घनिष्ठ संबंध है, इसी के सदस्य उसमें जाते हैं। बट अध्यक्षात्मक में क्या है? अध्यक्षात्मक में वहां की कांग्रेस, यूएसए की यानी पार्लियामेंट और एक्सिक्यूटिव दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। यूएसए में मिनिस्टर होने के लिए यूएसए की कांग्रेस के 2 हाउसेस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट। तो नहीं सीनेट का मेंबर होना वहां जरूरी है और नहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का
अर्थात इसका मतलब हुआ कि एक्सिक्यूटिव कार्यपालिका और लेजिस्लेचर कांग्रेस दोनों एक दूसरे से अलग हैं, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं और रिस्पांसिबिलिटी भी एक्सिक्यूटिव की नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वहां के रिप्रेजेंटेटिव हाउस में वहां की कार्यपालिका, वहां की सरकार की मेजॉरिटी होगी तभी तक, ऐसा नहीं। भारत में है रिस्पांसिबिलिटी, इसलिए जब तक प्रूफ होगा उनकी बहुमत मेजॉरिटी तभी तक सरकार, और यूएसए में सरकार फिक्स है 4 इयर्स के लिए। आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से वहां पर सेपरेट होने से यह व्यवस्था दिया गया है, हमारे यहां सेपरेट नहीं। दूसरी चीज, हमारे यहां प्रेसिडेंट जो होता है, जो पार्लियामेंट हमारी होती है, पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये 3 भाग हैं। यूएसए में देखें तो अलग, यानी भारत में संसद जो है उसके 3 भाग दिखते हैं और माना गया है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा ही ब्रिटेन, इंग्लैंड में भी मिलेगा। वहां क्या है, वहां के राजा या रानी, हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, तीनों को मिलाकर वहां पार्लियामेंट बनता है। तो वहां पर इंग्लैंड में राजा या रानी वहां के पार्लियामेंट का अभिन्न अंग है, भारत जैसे। तो भारत की संसदीय व्यवस्था वहां से है। यूएसए में देखा जाए तो सेपरेट होने का यह भी पहचान है, यूएसए का राष्ट्रपति वहां के कांग्रेस का पार्ट हिस्सा नहीं होता। तो इस प्रकार से देखा जाए, जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होता है उसमें कार्यपालिका विधायिका से बिल्कुल अलग होता है, उसके पहचान मैंने दिखाया। और कार्यपालिका वहां के विधायिका यानी कांग्रेस संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। जबकि संसदात्मक में देखा जाए तो राष्ट्रपति जो होता है, जिस राष्ट्रपति के बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, वो राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है, ठीक, इंटीग्रल पार्ट होता है। ये ब्रिटेन, इंग्लैंड में भी है, हमारे यहां भारत में भी है। और दूसरी चीज, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, मंत्रिपरिषद का सदस्य, या ये कहिए कि संघीय कार्यपालिका, यूनियन एक्सिक्यूटिव का सदस्य मेंबर बनने के लिए संसद के किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। इससे यह प्रूफ होता है कि कार्यपालिका का सदस्य होने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है। इससे यह भी और साधारण भाषा में देखें तो क्लियर हो गया कि दोनों में, संसद और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, दोनों में क्लोज रिलेशन है, घनिष्ठ संबंध है। यह व्यवस्था किसमें है, संसदात्मक में। और सरकार उत्तरदायी है संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति। ब्रिटेन, इंग्लैंड में देखें तो हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति वहां की सरकार उत्तरदायी है। भारत में देखें तो लोकसभा के प्रति, हाउस ऑफ पीपल के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में यह बात मेंशन भी है, यूनियन एक्सिक्यूटिव कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल। संघ की कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। सेम यही ऐसे ही व्यवस्था इंग्लैंड में भी, लेकिन यूएसए में नहीं। क्यों? यूएसए की व्यवस्था अध्यक्षात्मक है और इसी कारण से यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनली स्ट्रांग होता है, सैद्धांतिक, संवैधानिक और व्यवहार दोनों में। संसदात्मक में देखें तो 2 टाइप्स की एक्सिक्यूटिव हो जाती है। तो एक्सिक्यूटिव किस रूप में, इस पर भी कंपेयर कर लें, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री में, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक में। संसदात्मक शासन में एक फॉर्मल एक्सिक्यूटिव होती है, औपचारिक कार्यपालिका या नॉमिनल एक्सिक्यूटिव भी इसको कहते हैं, और दूसरा रियल एक्सिक्यूटिव, वास्तविक कार्यपालिका। तो फॉर्मल एक्सिक्यूटिव कहते हैं किसको, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। और इंग्लैंड, ब्रिटेन में देखा जाए तो वहां के राजा रानी। और रियल एक्सिक्यूटिव किसको कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद को। वास्तव में शक्तियां इसी पद में निहित होती हैं। वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहा गया है, अंडर आर्टिकल 53 कहा गया है कि संघ की संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति पद में निहित होती हैं। बट ये सैद्धांतिक है, संवैधानिक है। व्यवहार में ये शक्तियां दी गई हैं संविधान के द्वारा, सैद्धांतिक कैसे व्यवहार में दी गई हैं, किसके पास, पीएम के पास। जबकि यूएसए में अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल में देखें तो ये शक्तियां वास्तव में एक पद में निहित है, और वो पद है कौन सा, राष्ट्रपति यूएसए का।
इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली यूएसए का राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होने के कारण शक्तिशाली है, जबकि भारत की राष्ट्रपति शक्तिशाली नहीं होता है औपचारिक रूप से। मैंने बताया भारत के राष्ट्रपति को औपचारिक शक्ति के मामले औपचारिक कार्यपालिका फॉर्मल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नाम मात्र की कार्यपालिका भी बताया। ऐसा क्यों? तो फॉर्मल एग्जीक्यूटिव क्यों, आप समझ गए। जनरली हमारी गवर्नमेंट जो हेड है पीएम, यूनियन गवर्नमेंट के, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के, कोई अपॉइंटमेंट है, नेम रिकमेंड करेंगे, फॉर्मली प्रेसिडेंट सिग्नेचर करते हैं। इसी प्रकार से जनरली और भी देखें मामले में तो ये फॉर्मली काम करते हैं। हमारे यहां कंट्री में नेशनल इमरजेंसी अनाउंस करना है, पीएम एंड कैबिनेट रिकमेंड किए, प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिए फॉर्मली, जनरली यही है। स्टेट में गवर्नर का अपॉइंटमेंट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, बस रिकमेंड किया पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर दिए, स्टेट में गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो गया। तो जनरली उनके जो जिम्मेदारियां हैं वो फॉर्मल है। बट नॉमिनली नाम मात्र से कुछ ऐसे भी अधिकार पावर दिए गए हैं जिससे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नाम मात्र की सत्ता, नॉमिनल अथॉरिटी भी कहते हैं। इसका भी एग्जांपल सुनिए। कभी भी हमारे देश में जनरल इलेक्शन हुआ हो हाउस ऑफ पीपल का, हमारे देश में कभी भी लोकसभा का सामान्य निर्वाचन हुआ और जस्ट आफ्टर जनरल इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के सामान्य निर्वाचन के पश्चात कभी भी कोई एक पार्टी फुल मेजॉरिटी में नहीं आई। कोई भी पार्टी जब फुल मेजॉरिटी में नहीं आई तो ऐसे परिस्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को पावर दिया है, स्वयं प्रेसिडेंट अपने से निर्णय लेंगे और जिस किसी पार्टी के लीडर को चाहते हैं ऑफर आमंत्रित करेंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए। लेकिन सिचुएशन क्या होना चाहिए? जब लोकसभा के निर्वाचन, सामान्य निर्वाचन के पश्चात कोई राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत में नहीं हो, फुल मेजॉरिटी में नहीं आई, तो ऐसे सिचुएशन में राष्ट्रपति को पावर होगा, स्वविवेक से पावर होगा, डिस्क्रिशनरी पावर होगा, अपने बुद्धि विवेक से जिनको चाहेंगे ऑफर करेंगे, आमंत्रित करेंगे प्रधानमंत्री के लिए और अपने स्वयं के निर्णय से अपॉइंट कर देंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देंगे। राष्ट्रपति को यह पावर स्वयं से होगा, यह रिकमेंडेड नहीं, सिफारिश किसी का नहीं है। लेकिन यह सिचुएशन, यह हालात लोकसभा के सामान्य निर्वाचन के पश्चात जब आपके देश में ऐसा होगा तभी संभव है। अगर लोकसभा के सामान्य निर्वाचन के पश्चात एक राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत में है तो राष्ट्रपति बाउंडेड होंगे, बाध्य होंगे, जो फुल मेजॉरिटी में पार्टी है उसी पार्टी के नेता को राष्ट्रपति बाध्य होंगे, बाउंडेड होंगे, उसी पार्टी के नेता को नियुक्त करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। अब राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं, ठीक, कोई स्वविवेकी शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं। तो जो हालात हैं जो मैंने बताया लोकसभा के चुनाव के पश्चात, ये नॉमिनल है, थोड़े से परिस्थितियां कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, नाम मात्र के, जिन परिस्थितियों में ये पावर यूज करते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट को नॉमिनल अथॉरिटी, नाम मात्र की सत्ता कहते हैं। नॉमिनली चूंकि ये परिस्थितियां हैं, जनरली क्या कहते हैं? फॉर्मल एग्जीक्यूटिव, औपचारिक कार्यपालिका के रूप में। वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर? ये किस में है? तो आपने देखा ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंशियल में नॉमिनल एंड रियल नहीं है, बस एक है और वो है राष्ट्रपति, जो शक्तियां निहित है। तो प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री में देखें शक्तियों के हिसाब से भी तो डिफरेंसेस हैं। वहां पर नॉमिनल अथॉरिटी है, फॉर्मल अथॉरिटी और रियल अथॉरिटी, फॉर्मल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव, यानी औपचारिक कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका संसदात्मक के जैसे नहीं है। जबकि प्रेसिडेंशियल में ये नहीं है, संसदात्मक में है, फॉर्मल, औपचारिक और वास्तविक। तो ब्रिटेन, इंग्लैंड में देखा जाए तो फॉर्मल औपचारिक कार्यपालिका के रूप में कौन? वहां के राजा रानी। और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कौन? वहां के प्रधानमंत्री। लेकिन ब्रिटेन से भी अलग आपके यहां दिखेगा। हमारे यहां जो औपचारिक कार्यपालिका यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव के जो हेड हैं, औपचारिक कार्यपालिका में पाया जाता है, वो निर्वाचित होते हैं, अर्थात चुनकर आते हैं।
लेकिन ब्रिटेन इंग्लैंड की बात किया जाए तो वहां पर क्या है, हेरिडिटरी आनुवंशिक होते हैं राजा रानी। अर्थात यह भी कह लीजिए कि हमारे यहां संसदात्मक व्यवस्था जो है पार्लियामेंट्री, जो ब्रिटेन की व्यवस्था है वहां और यहां हमारे में अंतर है। अंतर क्या है, ब्रिटेन में रिपब्लिक व्यवस्था नहीं है, संसदात्मक पार्लियामेंट्री जरूर है, रिपब्लिक नहीं है। हमारे यहां रिपब्लिक एंड पार्लियामेंट्री दोनों है। अर्थात ब्रिटेन के टॉप जो पोस्ट हैं राजा या रानी, वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, हेरिडिटरी आनुवंशिक होते हैं, इसलिए ब्रिटिश व्यवस्था को कहा जाएगा रिपब्लिक नहीं है। जबकि हमारे यहां जो टॉप पोस्ट है, सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति, वो इलेक्टेड निर्वाचित होता है, इसलिए हमारे यहां कहेंगे रिपब्लिक व्यवस्था है, हमारी पार्लियामेंट्री के साथ साथ रिपब्लिक है। तो ब्रिटिश व्यवस्था को कहेंगे कि डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री, रिपब्लिक नॉट रिपब्लिक, यानी गणतंत्रात्मक नहीं है, संस्थात्मक शासन व्यवस्था और लोकतंत्रात्मक है। भारत में रिपब्लिक, डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री जो सरकार का रूप है वो तो है ही है। इस प्रकार से सामान्यतः वर्ड में देखा जाए तो अध्यक्षात्मक शासन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री संस्थात्मक सरकारें मिलती हैं, लेकिन इतना ही नहीं, एक तीसरा रूप भी देखने को मिलता है समान रूप से। और तीसरा रूप को क्या कहेंगे, तीसरा रूप को कहेंगे कलेक्टिव एक्जीक्यूटिव, यानी सामूहिक कार्यपालिका। और कलेक्टिव एक्जीक्यूटिव सामूहिक कार्यपालिका जो तीसरा सामान्यतः देखें, यह सामूहिक कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका, उसको सामान्य रूप से देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में देखा जाए जो व्यवस्था दिया गया है उसमें क्या है, 7 सदस्यीय, ये 7 सदस्यीय कार्यपालिका होती है। और 7 सदस्यीय जो कार्यपालिका होती है, ये सभी को बराबर शक्तियां हैं। स्विट्जरलैंड की व्यवस्था जो तीसरी पर मैं चर्चा कर रहा हूं, तो 7 सदस्यीय ये संघीय जो कार्यपालिका है, ये सभी को समान शक्तियां अधिकार होते हैं और क्रमवार बारी बारी सभी इस कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, एक एक करके। यानी ऐसा नहीं कि ऑलवेज के लिए एक होगा इस 7 सदस्यीय कार्यपालिका में अध्यक्ष, ऐसा नहीं है, सभी 7 बारी बारी नंबर आएगा और सभी इस कार्यपालिका के अध्यक्ष होंगे। जबकि इस तरह की व्यवस्था ब्रिटेन, इंडिया, यूएसए किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं। तो जो वर्ल्ड के कुछ कंट्री हैं जो एक सामूहिक कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका जो 7 सदस्यीय, ये व्यवस्था भी विश्व में मिलने को है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो अब हम लोग एक तरह से पहचान देख लीजिए विश्व में सामान्यतः जो कार्यपालिका की व्यवस्था दी गई है शासन तंत्र की, वो हम लोगों ने देखा। और संबंधों के आधार पर सामान्यतः जो बंटवारा है, जो आपने देखा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका विधायिका में संबंध के बेसिस पर कैसे बंटवारा, और दूसरा संस्थात्मक, तीसरी भी व्यवस्था आपने देखा। अब हम संसदात्मक में जो भारत की व्यवस्था है, संसदात्मक में जो प्रेसिडेंट पोस्ट है उससे संबंधित हम बातें करेंगे। भारत में जो प्रेसिडेंट है वो संघीय कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति से संबंधित हमारे संवैधानिक जो व्यवस्था दी गई है, ये माना जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भारत के प्रथम नागरिक है और भारत की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता के लिए एक प्रतीक के रूप में यह पद माना जाता है। यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति होता है। इंडिया की यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉलिडिटी के लिए एक सिंबल में अगर कोई पोस्ट है भारतीय संविधान के अनुसार, तो मात्र और मात्र एक पोस्ट है, एक ही पद है, और वह है राष्ट्रपति के पद। सर्वोच्च पद है हमारी कार्यपालिका का अध्यक्ष, यही है। राज्याध्यक्ष है, भारत राज्य का अध्यक्ष यही है। तो मैंने अभी बताया था कि भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद होता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 53, और अनुच्छेद 53 जो है इसके अंतर्गत व्यवस्था दिया गया है कि संघ की संपूर्ण कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति पद में पाई जाती हैं।
और इस प्रकार से जो वास्तविक कार्यपालिका के रूप में हमने अभी बताया प्रधानमंत्री मंत्री परिषद, उनके लिए जो व्यवस्था किया गया कि संघ की संपूर्ण कार्यकारी शक्तियां अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति पद में पाया जाता है और इस प्रकार से राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ के माध्यम से इनके सहयोग से इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो संघ की सरकार पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो शक्तियां जो भी निर्णय लेते हैं, जो कार्य करते हैं, जो भी कार्यकारी शक्तियां प्रयोग वो राष्ट्रपति के तरफ से करते हैं। अगर यह पूछा गया कि वास्तव में संघ की कार्यकारी शक्तियां किस पद में निहित है, तो आपका जवाब राष्ट्रपति पद और उसका एविडेंस है, प्रमाण है आर्टिकल 53। तो इसी पदाधिकारी के रूप में हम लोग बातें करेंगे। इस पदाधिकारी राष्ट्रपति के विषय में एक सामान्य पहचान पद का हो ही गया कि वास्तविक शक्ति इस पद में नहीं है, फॉर्मल औपचारिक है और इस प्रकार से नाम मात्र की शक्तियां कैसे, तो वो भी आपने समझा और इस तरह से संस्थात्मक में ये पद कैसा है ये भी आपने देखा, ब्रिटेन के जैसे नहीं है। सभी कुछ बातें हो गई। अब हम इस पद के बारे में जो बातें अभी किए कि ये निर्वाचित है, तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें। आइए देखा जाए राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए हमारे संविधान में एक निर्वाचन मंडल की बात की गई है, तो यह है निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल या निर्वाचन कॉलेज, इसको निर्वाचन कॉलेज भी कहते हैं। इलेक्टोरल बोर्ड या इलेक्टोरल कॉलेज। अब हम लोग देखें कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल बोर्ड होता है उसके मेंबर कौन कौन होते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल बोर्ड में पॉइंट फर्स्ट व्यवस्था है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। यह प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल बोर्ड का इलेक्टोरल बोर्ड जो है पॉइंट फर्स्ट मेंबर्स की बात मैंने किया। फिर से सुनिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। आप सभी जानते होंगे पार्लियामेंट के कुछ मेंबर ऐसे हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट। इस सेंटेंस में जो बातें कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 55, ये आर्टिकल है 55। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 55 आर्टिकल में मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के पद्धति की बात की गई है। तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के पद्धति के लिए जो निर्वाचन मंडल, निर्वाचन कॉलेज या इलेक्टोरल बोर्ड की बात की गई है, उसमें निर्वाचन मंडल के सदस्य नंबर फर्स्ट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो राज्यसभा में 12 सदस्य जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से अनुभव प्राप्त व्यक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट नेम रिकमेंड करती है, सिफारिश करती है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर ये मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय नॉमिनेटेड होते थे, बट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक अमेंडमेंट किया, 104th अमेंडमेंट एक्ट, ये 104वां संशोधन अधिनियम, 104th अमेंडमेंट एक्ट, और ये एक्ट नरेंद्र मोदी सरकार 2019 में किया। बाय दिस अमेंडमेंट नरेंद्र मोदी सरकार, ये चेंजिंग यहां करना है, ये अमेंडमेंट मोदी सरकार ने किया था 2020 में, और बाय दिस अमेंडमेंट 2020 में 104वां संशोधन करके मोदी सरकार ने क्या किया, जो रिजर्वेशन की व्यवस्था थी
SC, ST, OBC, SC, ST एंड एंग्लो इंडियन। ठीक, तो SC के रिजर्वेशन की व्यवस्था आज भी है और ST की भी रिजर्वेशन की व्यवस्था आज भी है, लेकिन एंग्लो इंडियन के लिए जो व्यवस्था चल रहा था उनको समाप्त कर दिया। और किस अमेंडमेंट से इनको समाप्त किया गया? यही अमेंडमेंट है 104वां संशोधन अधिनियम 2020 में। तो यहां पर अब पॉइंट फर्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तो सिर्फ निर्वाचित, मनोनीत नहीं। लोकसभा से तो मनोनीत वैसे ही खत्म हो चुके हैं, राज्यसभा में जो मनोनीत हैं वो यहां नहीं होंगे। इसका सेंस ये हुआ सिर्फ निर्वाचित। सेकेंड पॉइंट, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मैंने अभी बताया 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020। इस अमेंडमेंट से एंग्लो इंडियन लोकसभा में जो वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड होते थे, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय जो मनोनीत किए जाते रहे हैं वो हटा दिए गए, खत्म हो गया। लेकिन सिर्फ लोकसभा में ही नहीं, राज्यों की विधानसभाओं में जो एन एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड बाय रिलेटेड स्टेट गवर्नर, राज्यों की विधानसभाओं में एक आंग्ल भारतीय जो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता रहा, इसी संशोधन से वह भी समाप्त हो गया। तो राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की जो बात कहा, जब तक एंग्लो इंडियन थे मनोनीत व्यवस्था तो सिर्फ निर्वाचित, अब तो खत्म ही हो गए, पूरी तरह से ये विधानसभा ही आ जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट व्यवस्था है राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, ये सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या है उसको देखिए। तीसरा पॉइंट है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ये तीसरा पॉइंट, यानी संघ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया, 70 अमेंडमेंट, और ये 70 अमेंडमेंट एक्ट जो किया गया और 70 अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया 1992 में, बाय दिस इसी अमेंडमेंट के द्वारा एक बड़ा चेंजिंग किया गया। और बड़ा चेंजिंग क्या? इसी अमेंडमेंट के द्वारा यूनियन टेरिटरीज के लेजिस्लेटिव असेंबली को भी एडिट कर दिया गया। और इस प्रकार से जब यह किया गया तो 2 टेरिटरीज इसमें सम्मिलित हो गए। और 2 टेरिटरीज कौन? एक तो एनसीटी दिल्ली, एक हो गया एनसीटी दिल्ली, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। और दूसरा कौन कर दिया गया? दूसरा कर दिया गया वो ये भी शामिल हो गया पुडुचेरी, जो आज नाम है, ये शामिल हो गया। लेकिन अब हम देखें 2019 में जो व्यवस्था हुआ नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, वो क्या किया? जम्मू कश्मीर में जो 370 चल रहा था व्यवस्था, उसको समाप्त कर दिया। और समाप्त कर दिया, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा की व्यवस्था, लद्दाख में विधानसभा की व्यवस्था नहीं, और दोनों को संघ राज्य का दर्जा दिया, यूनियन टेरिटरीज। तो एक और संघ राज्य आ गया इस कैटेगरी में, और वह कौन सा संघ राज्य? तीसरा संघ राज्य आ गया, और ये जम्मू एंड कश्मीर। तो एक तीसरा आ गया। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय राजधानी, इस तीसरे पॉइंट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर अब इन विधानसभाओं के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य होंगे, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होंगे। और इस प्रकार से यह हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। एक बार मैं फिर बता दूं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं, और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं। और तीसरा पॉइंट, संघ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य से मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, इन तीनों संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये हो गया कंप्लीट निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आज के संदर्भ में। अब समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बातें करेंगे
राष्ट्रपति के लिए बातें करेंगे। हमारे यहां कोई भी इलेक्शन होता है तो सबसे पहले नॉमिनेशन, नामांकन होता है। राष्ट्रपति के लिए भी व्यवस्था है, क्या? इनके लिए नामांकन होता है। नामांकन यानी इनके लिए प्रत्याशी जो होगा, चुनाव लड़ना चाहता है, उनके लिए सबसे पहले क्या? नॉमिनेशन, नामांकन। नामांकन 1997 तक राष्ट्रपति के नामांकन के लिए व्यवस्था जो था वो प्रोपोजर सेकेंडर यानी ये प्रस्तावक यानी प्रोपोजर्स। कितने प्रोपोजर्स की व्यवस्था 1997 तक 1997 तक चल रहा था। वो कितना? 10 हुआ करते थे। बट 1997 में इंडिया गवर्नमेंट ने राष्ट्रपति नाम के प्रत्याशी के लिए प्रोपोजर्स, प्रस्तावक की संख्या कर दिया कितना? ये संख्या कर दिया 50। ठीक। और सेकेंडर्स यानी अनुमोदक, अनुमोदक यानी सेकेंडर्स, ये संख्या भी कर दिया गया 50। तो ये 1997 के पहले 10 and 10 होते थे, 10-10 होते थे, लेकिन 10 को ये बढ़ा करके 50 किया गया। और आगे देखिए, जमानत राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट, और सिक्योरिटी डिपॉजिट ये कर दिया गया कितना? ये कर दिया गया 15,000 रुपये। ये 15,000 रुपये कर दिया गया। इसके पहले ये अमाउंट कितना था? 2,500। तो इसके पहले ये प्रोपोजर हुआ करते थे 10, यहां पर सेकेंडर्स 10, और यहां पर कितने हुआ करते थे? ये हुआ करता था 2,500, ये हुआ करता था, ये 97 से पहले। तो ये जरा ध्यान दीजिए, जो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के नाम का प्रस्ताव लाएंगे, प्रपोज करेंगे, जिनको प्रोपोजर कहेंगे, प्रस्तावक कहेंगे, संख्या कितना? वो पहले था 10, अब हो गया 50। समर्थन जो करेंगे ये इसमें से कोई नहीं होगा, ये अलग होंगे, अन्य 50 होंगे जो नाम का समर्थन करेंगे, अनुमोदन करेंगे। इसके पहले कितना था समर्थन करने वालों का? 10 संख्या। और जमानत राष्ट्र 1997 के पहले 1997 तक 2,500, 2,500 था, जो 97 में कर दिया गया 15,000 रुपये। हम लोग विचार करें कि आखिर भारत सरकार ने जो ये व्यवस्था, ये परिवर्तन किया, चेंज किया, इसके पीछे उद्देश्य क्या था? ये हम लोग ध्यान दें। इसके पीछे उद्देश्य क्लियर था। दरअसल भारत में कोई भी निर्वाचन होता है हमारे देश में, आप सभी जानते होंगे, इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। भारत हमारा देश जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक। लार्जेस्ट कहा जाए तो यही है, सबसे बड़ा। और ओल्ड की बात किया जाए तो यूएसए। ठीक। तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो भारत है, यहां जो निर्वाचन होते हैं विश्व में चर्चा का विषय बनता है। एक समय था भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, और उस राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक ऐसा व्यक्ति पार्टिसिपेट किया, एक ऐसा व्यक्ति प्रत्याशी हुआ निर्वाचन में, एक ऐसा व्यक्ति भाग लिया राष्ट्रपति के निर्वाचन में, जो बड़ा ही दुनिया में, विश्व में हास्यास्पद खबर बना। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में और संविधान, भारतीय संविधान में सबसे बड़े पद के निर्वाचन में एक ऐसा नॉन सीरियस, एक ऐसा ये व्यक्ति, एक ऐसा नॉन सीरियस व्यक्ति यानी गंभीर व्यक्ति नहीं इस चुनाव के लिए, इस पद के लिए, और वो भी पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, जो बड़ा चर्चा का विषय बना। कैसे? इतने बड़े पद के लिए वो आज भाग तो लिया, लेकिन उसकी जमानत राशि जब्त हुआ। ये ध्यान दीजिए, जमानत राशि जब्त से मतलब क्या है? इसमें व्यवस्था रखा गया है, ये 15,000 रुपये जो जमा करेंगे, ये कहां जमा करेंगे? ये जमा करेंगे आरबीआई में।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में प्रत्याशी जमा करते हैं कितने रुपये? 15,000 रुपये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। अब देखिए टोटल जो वैलिड वोट है उस वैलिड वोट का कोई प्रत्याशी 1/6 वैलिड का वैध जो मत है, कुल वैध मत, उन कुल वैध मतों का अगर 1/6 मत प्राप्त करते हैं, कुल वैध मतों का 1/6 या इनसे अधिक मत प्राप्त करते हैं, तो भले ही ये प्रत्याशी काफी कम वोट पाया, हार गया, लेकिन इसकी जमानत राशि जब्त नहीं होगी। हार गया जरूर, काफी कम वोट पाया, 1/6 1/6 कुल वैध मतों का, टोटल वैलिड वोट का 1/6 वोट प्राप्त किया, तो हार गया, लेकिन इसकी जमानत राशि जब्त नहीं होगी। ठीक, बट बिलो दिस वोट्स उसको मिले, इससे कम मत प्राप्त किया, इससे कम से मीनिंग है 1/7 1/8 कुल वैध मतों का, टोटल वैलिड वोट का 1/7 1/8 1/10 1/15 अगर प्राप्त किया, तो ऐसी परिस्थिति में हार तो गया ही है, उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। 15,000 रुपये रिफंड नहीं होगा, जब्त हो गया। इसी को कहते हैं जमानत राशि जब्त होना। और इतने बड़े पद के निर्वाचन में ऐसा कोई नॉन सीरियस कैंडिडेट हो जो इतने कम वोट पावे, 1/6 से भी कम, ये विश्व में एक बड़ा खबर बनता है, बड़ा हास्यास्पद खबर। ठीक, इसी को लेकर के 97 में बड़ा चर्चा का विषय बना। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने माना इस व्यवस्था में सुधार किया जाए, और इसी सुधार के साथ ये 10-10 नहीं, ताकि इतनी संख्या बढ़ा दो कि नॉन सीरियस टाइप का कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट ही न करे, यानी नॉन सीरियस टाइप का जो कैंडिडेट हो वो हतोत्साहित हो जाए इस व्यवस्था से, अच्छे लोगों के लिए प्रोत्साहन मिले, अच्छे कैंडिडेट प्रत्याशी के लिए। तो ऐसे लोग जो नॉन सीरियस हैं वो हतोत्साहित हो, डिमोरलाइज हो, पार्टिसिपेट ही न करें ऐसे पद के लिए। तो ऐसे नॉन सीरियस टाइप प्रत्याशियों को रोकने के लिए यह व्यवस्था किया गया। अमाउंट 2,500 से 15,000 ये बड़ी बात नहीं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ी बात है, क्योंकि 50 कौन होगा मैं बता चुका हूं। निर्वाचन मंडल के सदस्य हैं, वही नाम को प्रपोज करेंगे, और निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन है अभी मैंने चर्चा किया। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सामान्य व्यक्ति, हमारे आप जैसे लोग ये नाम को प्रस्ताव नहीं लाएंगे, और उस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले अन्य 50 भी साधारण ऑर्डिनरी नहीं होंगे। ये निर्वाचन मंडल में से, निर्वाचन मंडल के सदस्यों में से होंगे जो नाम का प्रस्ताव लाएंगे, अन्य 50 होंगे जो नाम को समर्थन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो व्यवस्था दी गई है ये नॉन सीरियस टाइप के व्यक्तियों को रोकने के लिए। ठीक है, आइए, ये आपने देखा नॉमिनेशन, नामांकन की बातें की गई है। अब हम लोग बातें करेंगे राष्ट्रपति पद के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में योग्यता क्या दिया गया है इनके लिए। तो आइए देखा जाए क्वालिफिकेशंस इनके लिए, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं की बात किया जाए तो नंबर फर्स्ट योग्यता, भारत का नागरिक हो। ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बल्कि ही शुड बी न कीजिए, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक होना आवश्यक है। यूपीएससी इस पर क्वेश्चन भी कर चुका है। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति की योग्यता में नहीं आता? ए ऑप्शन ही दिया था, और वो क्या दिया था? भारतीय मूल। तो ये ध्यान देंगे, हमारे यहां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति की योग्यता में इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा नहीं दी गई है, भारतीय नागरिक दी गई। तो नागरिकता होना जरूरी, भारतीय मूल होना नहीं। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट योग्यता दिया गया है कम से कम 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो। तो उम्र उसका 35 वर्ष या इससे अधिक पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष या इससे अधिक। ठीक है, इनकी एज, उम्र की बात की है, 35 वर्ष या इससे अधिक।
नेक्स्ट योग्यता की बात की गई है, और नेक्स्ट योग्यता क्या है उनको समझिएगा। नेक्स्ट योग्यता किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कोई सरकारी पद न हो। सुप्रीम कोर्ट प्रॉफिट पोस्ट लाभ के पद को लेकर डिसीजन दे चुका है, और सुप्रीम कोर्ट प्रॉफिट पोस्ट को लेकर जो डिसीजन जजमेंट दिया उसमें 2 क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। नंबर फर्स्ट क्राइटेरिया पोस्ट परमानेंट हो, पद स्थायी हो, और सेकेंड क्राइटेरिया एक वेतन मिलता होना चाहिए। वेतन कम या ज्यादा इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने कोई कमेंट नहीं किया। ठीक, 2 बातें अगर पोस्ट कोई कैरी करता है, 2 बातें संलिप्त है कोई पद इन दोनों बातों से, तो उस पद को कहेंगे प्रॉफिट पोस्ट लाभ का पद। ठीक है, ये तीसरी योग्यता। तो जितने भी सरकारी पद हैं केंद्र में या राज्य में, कोई सरकारी पद पर हो या कोई भी और प्राधिकरण जो सरकार के द्वारा गवर्न है, इस तरह के पदों को कहेंगे प्रॉफिट पोस्ट। तो निर्वाचन के लिए अगर कोई प्रॉफिट पोस्ट पर है लाभ के पद पर और वो नॉमिनेशन करता है, नॉमिनेशन कैंसिल होगा। क्या करना होगा? नॉमिनेशन से पहले अपने लाभ के पद को प्रॉफिट पोस्ट को त्याग दे, फिर नॉमिनेशन वैलिड होगा। अगर मान लीजिए वह मंत्री है केंद्र में या राज्य में, इसी तरह से लोकसभा का मेंबर है, राज्यसभा का मेंबर है, विधानसभा का मेंबर सदस्य है, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर सदस्य है, तो ये सारे पद जो पॉलिटिकल राजनीतिक पद हैं, इन्हें लाभ का पद प्रॉफिट पोस्ट नहीं माना गया है। अगर कोई लोकसभा का मेंबर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तो बस राष्ट्रपति के चुनाव जीत जाने पर लोकसभा का पद रिक्त माना जाएगा। तो जो भी ऐसे राजनीतिक पद जो मैंने बताया, ये लाभ के पद नहीं माने गए। ठीक, और इसी के साथ आपने योग्यता देखा। योग्यता के बाद हम लोग कुछ और बातें, नेक्स्ट बातें देखा जाए तो यहां पर ये 4th हो जाएगा, ये लोकसभा का मेंबर बनने के योग्य हो, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो से मीनिंग क्या है समझिए। दरअसल यहां पर लोकसभा का सदस्य मतलब यह है यूनियन एग्जीक्यूटिव। अभी मैंने बताया कि संघ के कार्यपालिका के जो अध्यक्ष हैं, और संघ के कार्यपालिका के अध्यक्ष जो हैं, उस संघ के कार्यपालिका के अध्यक्ष है राष्ट्रपति। यूनियन एग्जीक्यूटिव के जो हेड हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड यानी संघ के कार्यपालिका के अध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, और यूनियन एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है टू द लोकसभा। आप ये देखिए, संघ के कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति और यूनियन एग्जीक्यूटिव जिसके हेड है राष्ट्रपति, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। जिस कार्यपालिका के अध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, वह कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात जिस कार्यपालिका के अध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, वह कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह बात कहा गया है अनुच्छेद 75 में, आर्टिकल 75 में। अर्थात जिसके हेड हैं राष्ट्रपति, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इससे यह भी मीनिंग हो गया कि राष्ट्रपति का संबंध लोकसभा से, राज्यसभा से नहीं। इसलिए यह योग्यता में संविधान सभा के सदस्यों ने राज्यसभा का सदस्य नहीं दिया है, लोकसभा का सदस्य। हालांकि इसका मतलब यह नहीं होगा कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होगा तभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के योग्य, बिल्कुल नहीं। यह फॉर्मेलिटीज, औपचारिकता। इसके और भी एविडेंस मिलते हैं। आप जब कभी देखे होंगे राष्ट्रपति कभी भी रिजाइन करते हैं अपने पद पर हैं, किसको करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। तो इंडिया के प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन त्याग पत्र देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। जैसे त्याग पत्र दिए, इमीडिएट इसकी सूचना वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा के स्पीकर को देता है। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन त्याग पत्र को, वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के त्याग पत्र को क्यों लोकसभा के स्पीकर को ही सूचना दिया, अन्य को क्यों नहीं? संविधान में ऐसा क्यों व्यवस्था किया गया है लोकसभा के स्पीकर? यह भी प्रूफ करता है संविधान सभा के सदस्यों ने जो राष्ट्रपति के पद रिक्ति त्याग पत्र की तुरंत जो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दिया, और उपराष्ट्रपति को जैसे ही त्याग पत्र मिला, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना स्पीकर लोकसभा के स्पीकर को देता है। यह भी इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्रपति का रिलेशन लोकसभा से, राज्यसभा से नहीं। इस कारण से फॉर्मेलिटी ही सही, औपचारिक, लेकिन योग्यता में लोकसभा का सदस्य।
आप समझ गए होंगे, यह है राष्ट्रपति की योग्यता। ऐसा योग्य व्यक्ति राष्ट्रपति का इलेक्शन चुनाव लड़ने के योग्य माना गया है। और इस तरह से राष्ट्रपति के इलेक्शन निर्वाचन जो होते हैं, इनमें जो व्यवस्था दिया गया है राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए, वो चुनाव की व्यवस्था को इस प्रकार से नाम दिया गया है। वोटिंग मतदान जो होता है, इसको कहा गया है एकल संक्रमणीय मत। एकल संक्रमणीय, तो इन्हें नाम दिया गया है सिंगल ट्रांसफरेबल। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत, एक पद्धति है, एक सिस्टम है, और इसी पद्धति, इसी सिस्टम के द्वारा इनके निर्वाचन होते हैं राष्ट्रपति के। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। और यह व्यवस्था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग जो व्यवस्था दी गई है, वो इसलिए दिया गया है ताकि क्लियर मेजॉरिटी हो, स्पष्ट बहुमत। इन्हीं कारणों से, इस प्रकार से देखा जाए तो वोटर जो मतदाता हैं इलेक्टोरल बोर्ड के, इनकी वोट वैल्यू की भी बात की गई। और वोट वैल्यू किस, एक एमएलए के वोट वैल्यू, उसके बाद मैं बता दूं कि वोटिंग होते कैसे हैं, उसके बाद बता। एक एमएलए का वोट वैल्यू के लिए फार्मूला है, यानी इलेक्शन कोटा की हम बात करें, चुनाव कोटा, तो मत मूल्य की भी बात की गई, वोट वैल्यू। और मत मूल्य, वोट वैल्यू की जो बात की गई है वो इस प्रकार से, एक एमएलए के वोट वैल्यू की जो बात की गई है वो इस प्रकार से। ये यहां पर राज्य की कुल जनसंख्या अपन राज्य के कुल निर्वाचित विधायक, कुल निर्वाचित कुल निर्वाचित विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य या कुल निर्वाचित, सीधे से शॉर्ट में एमएलए कह लीजिए, कुल निर्वाचित एमएलए। और ये मल्टीप्लिकेशन यहां 1/1000, ये फॉर्मूला है। तो एक एमएलए का वोट वैल्यू आ गया, यानी जिस किसी राज्य के एमएलए का वोट वैल्यू निकालेंगे, उस राज्य की टोटल पॉपुलेशन और उसी राज्य के टोटल इलेक्टेड जो एमएलए हैं, और ये आपने देखा जो डिवीजन की बात की गई है 1/1000। तो टोटल पॉपुलेशन में जो इलेक्टेड एमएलए का डिवीजन भाग देंगे, फिर इनका डिवीजन, ए एमएलए का वोट वैल्यू आ गया। उस स्टेट में जितने एमएलए होंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, उस स्टेट के टोटल एमएलए का वोट वैल्यू आ गया। इसी तरह से सभी स्टेट, सभी राज्यों का वोट वैल्यू निकालेंगे। और आगे व्यवस्था क्या किया गया है, एमपी के वोट वैल्यू की बात हम लोग कर लें। तो एमपी के वोट वैल्यू की बात करें तो एमपी वोट वैल्यू ऑफ एमपी, आप यहां पर भी इसी तरह से करना होगा। ये वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, ठीक है। यहां हम लोग बातें करें वोट वैल्यू ऑफ एमपी, हिंदी में कहेंगे एमपी का सांसद का मत मूल्य। तो एक विधायक का मत मूल्य का एक फार्मूला है और एक सांसद के वोट वैल्यू का यह फार्मूला है। सभी राज्यों के ये फार्मूला है, सभी राज्यों एमएलए के टोटल या कहिए कुल मत मूल्य,
टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल स्टेट्स एमएलएच अपान होगा टोटल इलेक्टेड एमपी, कुल निर्वाचित सांसद, कुल निर्वाचित संसद के सदस्य या कुल निर्वाचित एमपी, यह फॉर्मूला है। तो टोटल जो मैंने बताया एक राज्य के एमएलए का वोट वैल्यू एक एमएलए का आ गया, उस राज्य के जितने एमएलए हैं मल्टीप्लाई कर देंगे एक राज्य का, इसी तरह दूसरे राज्य, तीसरे राज्य, सभी राज्यों का। और फिर लोकसभा राज्यसभा के टोटल यहां पर कुल जो निर्वाचित एमपीज हैं लोकसभा राज्यसभा के, उससे डिवीजन करेंगे। अब एक एमपी का वोट वैल्यू आया, जितने भी एमपी हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, वोट वैल्यू आ गया। और इस तरह से जो हमने अभी बताया, यहां पर आप लोगों को दिखाया सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग जो होता है, वोटर्स अपने एक वोट को प्रेफरेंस बेसिस पर वोटिंग करता है। बट प्यारे बच्चों, आज के क्लास में ये इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वोटिंग होते कैसे हैं। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग, एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या है, किस तरह से वोटिंग होते हैं, ये सभी कुछ शॉर्ट में करके हम दिखाएंगे। आज यहीं तक, और उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा आज के क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।